हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ते हैं। हमारा अध्ययन आधुनिक काल तक आ पहुंचा है, जिसमें हम काव्यखंड की नई काव्यधारा को पढ़ रहे हैं। और अब प्रकरण 4 के अंतर्गत हम तृतीय उत्थान के कवियों को पढ़ रहे हैं। इस पूरी पुस्तक के सभी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं और अपने नोट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं, ताकि आपको अध्ययन में उससे हेल्प हो सके। चैनल को चेकआउट जरूर कीजिएगा। अगर आपके अध्ययन संबंधी सामग्री वहाँ पर उपलब्ध है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अध्ययन में या रिवीजन में यहाँ से कुछ मदद हो सके। तो आइए देखते हैं तृतीय उत्थान के कवियों को। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि काव्य किस तरह से प्रथम उत्थान द्वितीय उत्थान से होते हुए तृतीय उत्थान तक आते आते उसमें कितना बदलाव हो गया। खड़ी बोली पूरी तरह से प्रतिष्ठित होने लगी थी और उसमें भी नए नए विषयों के उद्घाटन के साथ साथ नई काव्य शैलियाँ भी आने लगी थी। तो आइए उसी के आगे से देखते हैं। सुधार चाहने वालों में कुछ लोग नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त खड़ी बोली की कविता को ब्रजभाषा काव्य की सी ललित पदावली तथा रसात्मकता और मार्मिकता से समन्वित देखना चाहते थे। द्वितीय उत्थान से जब कविता आगे बढ़ी, द्वितीय उत्थान में जो उसमें इतिवृत्तात्मकता या भावनाओं की कमी या जो शैलीगत प्रयोग थे वो इतने अधिक नहीं हो पाए थे। सुधार जो चाहते थे उनमें से कुछ लोग नए नए विषयों की ओर जो खड़ी बोली प्रवृत्त हो रही थी, उस कविता को ब्रजभाषा काव्य की सी, जैसे ब्रजभाषा अभी तक काव्य की भाषा रही थी, तो उसी भाषा ब्रजभाषा काव्य की ही सी ललित पदावली, जितनी ललित पदावली ब्रजभाषा की थी उसी प्रकार की ललित पदावली और रसात्मकता के साथ वे खड़ी बोली में भी कविता करना चाहते थे। मार्मिकता के साथ, उसी रसात्मकता के साथ वे खड़ी बोली में भी काव्य को देखना चाहते थे। जो अंग्रेजी या अंग्रेजी के ढंग पर चली हुई बंगला की कविताओं से प्रभावित थे, वे कुछ लाक्षणिक वैचित्र व्यंजक चित्र विन्यास और रुचिर अन्योक्तियां देखना चाहते थे। जो अंग्रेजी या अंग्रेजी के ढंग पर जो बंगला कविता चली थी, वे कुछ लोग थे वे उससे भी प्रभावित थे। तो वे क्या देखना चाहते थे, वे कविता में लाक्षणिक वैचित्र व्यंजक चित्र विन्यास और रुचिर अन्योक्तियां देखना चाहते थे। सबकी अपनी अलग अलग रुचि थी और सभी अपने अपने अनुसार काव्य में परिवर्तन चाहते थे। तो जो परंपरागत साहित्य को अधिक महत्व देने वाले थे, वे उसी की भांति ललित पदावली खड़ी बोली में भी चाहते थे। और जो अंग्रेजी के ढंग पर बंगला की कविताओं को पसंद करने वाले थे, वे उसमें खड़ी बोली की कविता में लाक्षणिक वैचित्र व्यंजक चित्र विन्यास और रुचिर अन्योक्तियां देखना चाहते थे। श्री पारसनाथ सिंह के किए हुए बंगला कविताओं के हिंदी अनुवाद सरस्वती आदि पत्रिकाओं में संवत 1967 सन 1990 से ही निकलने लगे थे। पारसनाथ सिंह के हुए बंगला कविताओं के हिंदी अनुवाद, पारसनाथ सिंह बंगला कविताओं के हिंदी अनुवाद करते थे, वे सरस्वती में संवत 1967 सन 1990 से ही निकलने लगे थे। ग्रे, वर्ड्सवर्थ आदि अंग्रेजी कवियों की रचनाओं के कुछ अनुवाद भी, थॉमस ग्रे और विलियम वर्ड्सवर्थ आदि जो अंग्रेजी कवि हैं, उनकी रचनाओं के भी कुछ अनुवाद, जैसे जीतन सिंह द्वारा अनुदित वर्ड्सवर्थ का कोकिल, निकले। अतः खड़ी बोली की कविता जिस रूप में चल पड़ी थी उसे संतुष्ट न रहकर, अतः खड़ी बोली की कविता जिस रूप में चल रही थी उसी से लोग संतुष्ट नहीं रहे। उससे संतुष्ट न रहकर द्वितीय उत्थान के समाप्त होने से कुछ पहले ही गई, यहाँ पर गई नहीं कई होगा, उससे संतुष्ट न रहकर द्वितीय उत्थान के समाप्त होने से कुछ पहले ही कई कवि खड़ी बोली काव्य को कल्पना का नया रूप रंग देने और उसे अधिक अंतर्भाव व्यंजक बनाने में प्रवृत्त हुए। अभी द्वितीय उत्थान पूरी तरह से समाप्त भी नहीं हो पाया था कि कई कवि उसको नया रूप देने में प्रवृत्त हो गए और उसको अंतर्भाव, उसकी भावनाओं की व्यंजना साहित्य में अधिक हो, इस प्रकार का साहित्य करने में प्रवृत्त हो गए। सर्वश्री मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे और बद्रीनाथ भट्ट इनमें से प्रमुख थे। मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे और बद्रीनाथ भट्ट कुछ अंग्रेजी ढर्रा लिए हुए जिस प्रकार की फुटकर कविताएं और प्रगीत मुक्तक बंगला में निकल रहे थे, उनके प्रभाव से कुछ विशृंखल वस्तु विन्यास और अनूठे शीर्षकों के साथ चित्रमयी, कोमल और व्यंजक भाषा में इनकी नए ढंग की रचनाएं संवत 1970-71 से ही निकलने लगी थी, जिनमें से कुछ के भीतर रहस्य भावना भी रहती थी।
कुछ अंग्रेजी ढर्रा लिए हुए। जिस प्रकार की फुटकर कविताएं और प्रगीत बंगला में निकल रहे थे, जो बंगला में लिरिक्स जिनको मुक्तक कहते हैं और जो फुटकल कविताएं होती हैं वो जिस प्रकार बंगला में निकल रही थी, बंगला में किस आधार पर निकल रही थी, अंग्रेजी कविताओं के आधार पर वहाँ पर मुक्तक और फुटकर कविताएं लिखी जा रही थी। तो उनके प्रभाव से कुछ अनूठे शीर्षकों के साथ चित्रमयी, कोमल और व्यंजक भाषा में इनकी नए ढंग की रचनाएं संवत 1970-71 से ही निकलने लगी थी। इन कवियों की कुछ रचनाएं ऐसी थी जिनमें रहस्य भावना भी थी, जो रहस्य भावना छायावाद में आगे चलकर बढ़ती चली गई और छायावाद की एक प्रवृत्ति के रूप में जानी गई। अब आइए जानते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के विषय में। गुप्त जी की नक्षत्र निपात सन 1914, अनुरोध सन 1915, पुष्पांजलि 1917, स्वयं आगत 1918 इत्यादि कविताएं ध्यान देने योग्य हैं। अब ये इस प्रकार की कविताएं हैं जो आपने सामान्यतः मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं पढ़ी होंगी। इन शीर्षकों के नाम आपने अधिकतर लोगों ने नहीं सुने होंगे। नक्षत्र निपात 1914, अनुरोध 1915, पुष्पांजलि 1917, स्वयं आगत 1918। ये इनकी आरंभिक दौर की कविताएं हैं और इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्हीं सब रचनाओं से प्रश्न दे दिए जाते हैं और हमको लगता है कि पता नहीं कहाँ से प्रश्न आए हैं। हमने तो मैथिली शरण गुप्त को पूरा पढ़ा था, जबकि असल में ऐसा होता है कि हमने पूरा पढ़ा ही नहीं होता है। तो इन रचनाओं को आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए टेक्स्ट बुक पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि गाइड बुक्स में इतनी डीपली नहीं दिया रहता है। स्वयं आगत नामक जो मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है उसकी यहाँ पर ये पंक्तियाँ दी हुई हैं। मेरे आंगन का एक फूल सौभाग्य भाव से मिला हुआ, श्वासोच्छ्वास से हिला हुआ, संसार विटप से खिला हुआ, झड़पड़ा अचानक झूल झूल, मेरे आंगन का एक फूल। ये स्वयं आगत से पंक्तियाँ हैं जो कि गुप्त जी की हैं। तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किससे होकर आऊँ मैं, सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है, कैसे भीतर जाऊँ मैं। ये भी गुप्त जी की पंक्ति है। इसी प्रकार गुप्त जी की और भी बहुत सी गीतात्मक रचनाएं हैं, जैसे निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह, चातक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी। ये तो आपने सुनी भी होगी, इम्पोर्टेंट पंक्ति हैं ये। आगे देखते हैं। प्यारे तेरे कहने से जो यहाँ अचानक मैं आया, दीप्ति बढ़ी दीपों की सहसा, मैंने भी ली सांस कहाँ, सो जाने के लिए जगत का ये प्रकाश है जाग रहा, किंतु उसी बुझते प्रकाश में डूब उठा मैं और बहा, निरुद्देश नखरेखाओं में देखी तेरी मूर्ति आहा। ये सारी पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। यहाँ पर बहुत संक्षिप्त मैथिली शरण गुप्त जी का विवरण दिया हुआ है, परंतु जितना दिया है इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इनकी रचनाएं और पंक्तियाँ सभी इम्पोर्टेंट हैं। अब ये देखते हैं मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे गुप्त जी तो जैसा पहले कहा जा चुका है किसी विशेष पद्धति या वाद में न बंधकर कई पद्धतियों पर अब तक चले आ रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ये किसी वाद में नहीं बंधे, न किसी विशेष पद्धति में बंधकर इन्होंने रचना की है। इन्होंने अपने मन के अनुसार कई पद्धतियों पर रचना की है, पर मुकुटधर जी बराबर नूतन पद्धति पर ही चले। पर मुकुटधर पांडे जी ने एक पद्धति, नूतन पद्धति चुनी और ये उसी पद्धति पर रचना करते रहे। उनकी इस ढंग की प्रारंभिक रचनाओं में आंसू, उद्गार इत्यादि ध्यान देने योग्य हैं। इनकी इस प्रकार की रचनाओं में जो नई पद्धति पर हैं, आंसू, उद्गार इत्यादि जो रचनाएं हैं वो ध्यान देने योग्य हैं। आंसू नामक रचना मुकुटधर पांडे जी की भी है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अमूमन आंसू काव्य जो है प्रसाद जी का ही लोग जानते हैं, परंतु आंसू नामक एक रचना मुकुटधर पांडे जी की भी है। कुछ नमूने देखिए। मुकुटधर पांडे जी की कुछ पंक्तियां यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दी हुई हैं। हुआ प्रकाश तमोमय मग में, मिला मुझे तू तत्क्षण जग में, दंपति के मधुमय विलास में, शिशु के स्वप्नोत्पन्न हास में, वन्य कुसुम के शुच सुवास में, था तब क्रीड़ा स्थान। 1917 की ये रचना है। मेरे जीवन की लहुतरणी आंखों के पानी में तरजा, मेरे उर का छिपा खजाना, अहंकार का भाव पुराना, बना आज तू मुझे दीवाना, तप्त श्वेत बूंदों में ढर जा। ये मुकुटधर पांडे जी की
पंक्ति है। और मुकुटधर पांडे जी को छायावाद का प्रवर्तक भी माना गया है। जब संध्या को हट जावेगी भीड़ महान, जब जाकर मैं तुम्हें सुनाऊंगा निज गान, शून्य कक्ष के अथवा कोने में ही एक बैठ तुम्हारा करूं वहां नीरव अभिषेक। तो ये भी मुकुटधर पांडे जी की पंक्तियां हैं। अब आइए देखते हैं बद्रीनाथ भट्ट जी को। भट्ट जी सन 1913 के पहले से ही भावव्यंजक और अनूठे गीत रचते आ रहे थे। दो पंक्तियां देखिए, यहाँ पर इनकी दो पंक्तियां दी हुई हैं। दे रहा दीपक जलकर फूल, रोपी उज्जवल प्रभा पताका अंधकार ही होल। यहाँ पर बद्रीनाथ भट्ट जी का इतना ही विवरण दिया हुआ है। अब आइए देखते हैं श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को। बख्शी जी के भी इस ढंग के कुछ गीत सन 1915-16 के आसपास मिलेंगे। इन्होंने सन 1915-16 के आसपास जो गीत लिखे वो भी इसी प्रकार की नई जो काव्य पद्धति थी उसी पर लिखे हुए मिलेंगे। ये कवि जगत और जीवन के विस्तृत क्षेत्र के बीच नई कविता का संचार चाहते थे। ये प्रकृति के साधारण असाधारण सब रूपों पर प्रेम दृष्टि डालकर उसके रहस्य भरे सच्चे संकेतों को परख कर भाषा को अधिक चित्रमय, सजीव और मार्मिक रूप देकर कविता का एक अकृत्रिम स्वच्छंद मार्ग निकाल रहे थे। ये कवि किसके लिए कहा गया है? यहाँ पर ये किस काव्यधारा की बात हो रही है? तो ये है छायावाद की बात। ये कवि जीवन के विस्तृत क्षेत्र के बीच नई कविता का संचार करना चाहते थे। प्रकृति के साधारण और असाधारण रूपों का वर्णन किन कवियों ने किया है? छायावादी कवियों ने। उसके रहस्य भरे सच्चे संकेतों को किसने परखा है? तो छायावादी कवियों ने। भाषा को अधिक चित्रमयी भाषा, सजीव और मार्मिक कविता का एक अकृत्रिम स्वच्छंद मार्ग निकाल रहे थे। ये थे छायावादी कवि जो एक नई काव्यधारा को निकालने के प्रयास में थे। भक्त क्षेत्र में उपास्य की एक देशीय या धर्म विशेष में प्रतिष्ठित भावना के स्थान पर सार्वभौम भावना की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें सुंदर रहस्यात्मक संकेत भी रहते थे। भक्त क्षेत्र में उपास्य की एक देशीय या धर्म विशेष में प्रतिष्ठित भावना के स्थान पर सार्वभौमिक भावना की ओर बढ़ रहे थे, जो सब में एक जैसी हो, जिसमें सुंदर रहस्यात्मक संकेत भी हो। इनका जो भक्ति क्षेत्र था वो इन्होंने सार्वभौमिक चुना, जिसमें रहस्य की भावना भी थी। अतः हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को विशेषतः श्री मैथिली शरण गुप्त और श्री मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। हिंदी कविता की नई धारा उस समय कौन सी चल रही थी? वो थी छायावाद। तो इसका प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? इन्हीं को। एक तो मैथिली शरण गुप्त जी को और श्री मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। आचार्य शुक्ल ने कहा है हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को, विशेषतः मैथिली शरण गुप्त जी को और मुकुटधर पांडे जी को ही समझना चाहिए। तो छायावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने भी इन्हीं को माना है। इस दृष्टि से छायावाद का रूप रंग खड़ा करने वाले कवियों के संबंध में अंग्रेजी या बंगला की समीक्षाओं से उठती हुई इस प्रकार की पदावली का कोई अर्थ नहीं कि इन कवियों के मन में एक आंधी उठ रही थी जिसमें आंदोलित होते हुए वे उड़े जा रहे थे। छायावाद का रूप रंग खड़ा करने वाले कवियों के संबंध में अंग्रेजी या बांग्ला की समीक्षाओं में क्या कहा गया, क्या शब्द प्रयोग किए गए हैं कि ये किस प्रकार के कवि थे? इन कवियों के मन में एक आंधी उठ रही थी जिसमें आंदोलित होते हुए वे उड़े जा रहे थे। एक नूतन वेदना की छटपटाहट थी जिसमें सुख की मीठी अनुभूति भी लुकी हुई थी। रूढ़ियों के भार से दबी युग की आत्मा अपनी अभिव्यक्ति के लिए हाथ पैर मार रही थी। ये छायावादी कवियों के संबंध में बंगला या अंग्रेजी में जो समीक्षाएं लिखी जा रही थी उनमें ऐसा कहा जा रहा था। अब आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इस पदावली का इस प्रकार की बातों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि न कोई आंधी थी, न तूफान, न कोई नई कसक थी, न वेदना, न प्राप्त युग की नाना परिस्थितियों का हृदय पर कोई नया आघात था, न उसका आहत नाद। ये इस प्रकार की कोई भी बात नहीं थी। इन बातों का कुछ अर्थ तब हो सकता था जब काव्य का प्रवाह ऐसी भूमियों की ओर मुड़ता जिन पर ध्यान न दिया गया होता। ये तब कहा जाता कि जब कुछ काव्य की ऐसी भूमियां छूट जाती जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता और अचानक उन पर ध्यान जाता, तब इस प्रकार कहा जा सकता था। छायावाद के पहले नए नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती आ रही थी। छायावाद के पहले से ही हिंदी कविता
बल्कि समझना चाहिए प्रथम उत्थान से ही, भारतेंदु युग से ही हिंदी कविता नए नए विषयों की ओर और फिर धीरे धीरे मार्मिक विषयों की ओर मुड़ती चली जा रही थी। कसर थी तो आवश्यक व्यंजक शैली की, कल्पना और संवेदना के अधिक योग की। कसर क्या थी कि व्यंजना शैली और प्रभावोत्पादक होनी चाहिए थी। उसमें कल्पना और संवेदना का उतना समावेश नहीं था जितना छायावाद में आकर हुआ। तात्पर्य यह कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था, उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद जिस आकांक्षा का, जिस इच्छा का परिणाम था, जिस आकांक्षा से छायावाद का प्रवर्तन किया गया, उसको लाया गया, उसका लक्ष्य केवल इतना था कि अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली, अभिव्यंजना की जो शैली थी, उसका विकास करना था, जो धीरे धीरे अपने स्वतंत्र ढर्रे पर श्री मैथिली शरण गुप्त, श्री मुकुटधर पांडे आदि के द्वारा हो रहा था, और जो विकास धीरे धीरे मैथिली शरण गुप्त, श्री मुकुटधर पांडे अपनी कविताओं के द्वारा कर रहे थे। अभिव्यंजना शैली का विकास हो रहा था। अभिव्यंजना शैली अधिक मुखर रूप में सामने आ रही थी छायावाद में। गुप्त जी और मुकुटधर पांडे आदि के द्वारा स्वच्छंद नूतन धारा चली ही थी कि श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर की उन कविताओं की धूम हुई जो अधिकतर पाश्चात्य ढांचे का आध्यात्मिक रहस्यवाद लेकर चली थी। गुप्त जी और मुकुटधर पांडे जी आदि के द्वारा जो नूतन स्वच्छंद धारा चलाई जा रही थी, वो चली ही थी कि रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं की धूम हो गई, जो अधिकतर पाश्चात्य ढांचे पर अर्थात अंग्रेजी ढांचे पर थी और आध्यात्मिक रहस्यवाद को लेकर चली थी। रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाएं किस प्रकार की थी? एक तो वो पाश्चात्य ढांचे में ढली हुई थी और दूसरा उनके अंदर आध्यात्मिक रहस्यवाद की भावना थी। परंतु ईसाई संतों के छायाभास, फैंटास्माटा तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद, सिंबोलिज्म के अनुकरण पर रची जाने के कारण बंगला में ऐसी कविताएं छायावाद कही जाने लगी। इसमें छायाभास रहता था, एक फैंटास्माटा, एक फैंटेसी रहती थी, तो उसके कारण और काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद के कारण और छायाभास के कारण इन्हीं रचनाओं को छायावाद कहा जाने लगा, छायावाद की कविता कहा जाने लगा। यह वाद क्या प्रकट हुआ? एक बने बनाए रास्ते का दरवाजा सा खुल पड़ा और वहां इस प्रकार की कविताएं हुई, तो उसको छायावाद का नाम क्या दिया गया कि यह वाद एक बार जो प्रकट हुआ तो फिर ऐसा हो गया जैसे बने बनाए रास्ते, जो रास्ता बना बनाया था उसका दरवाजा सा खुल पड़ा जो अब तक बंद था, और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बारगी झुक पड़े, और हिंदी जैसे ही ये दरवाजा खुला, जैसे ही ये वाद आया, हिंदी के जो कवि थे नए कुछ कवि, वो एक बारगी उधर झुक पड़े और उसी पद्धति की रचनाएं करने लगे। ये अपना क्रमशः बनाया हुआ रास्ता नहीं था, ये अपने द्वारा अर्थात हिंदी कवियों द्वारा बनाया हुआ रास्ता नहीं था। जब वहाँ पर रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा ऐसी रचनाएं होने लगीं जिनमें छायावास और प्रतीकवाद था, उसी को छायावाद कहा जाने लगा, तो हिंदी कवियों ने एक बारगी उसी प्रकार की रचनाएं करना प्रारंभ कर दिया, जबकि ये हिंदी कवियों द्वारा बनाया हुआ रास्ता नहीं था, ये अपना बनाया रास्ता क्रमशः नहीं था। इनका दूसरे साहित्य क्षेत्र में प्रकट होना, कई कवियों का इस पर एक साथ चल पड़ना और कुछ दिनों तक इसके भीतर अंग्रेजी और बंगला की पदावली का जगह जगह ज्यों का त्यों अनुवाद रखा जाना, ये बातें मार्ग की स्वतंत्र उद्भावना नहीं सूचित करती। इनका दूसरे साहित्य क्षेत्र में प्रकट होना, एक तो ये वाद दूसरे साहित्य क्षेत्र में प्रकट हुआ था अर्थात बंगला में, कई कवियों का इस पर एक साथ चल पड़ना और कई कवि इस पर एक साथ ही चल पड़े, और कुछ दिनों तक इसके भीतर इस वाद में जो रचनाएं होती थी उनमें अंग्रेजी और बांग्ला की पदावली की जगह जगह ऐसा लग रहा था कि ज्यों का त्यों अनुवाद करके रख दिया, अंग्रेजी या बांग्ला का अनुवाद करके सीधे सीधे रख दिया गया हो। ये बातें मार्ग की स्वतंत्र उद्भावना नहीं सूचित करती, तो ये बातें इस ओर संकेत करती हैं कि ये मार्ग हिंदी साहित्य में स्वतंत्र रूप से नहीं आया है, उसकी स्वतंत्र उद्भावना की सूचना नहीं देती है। छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मकता, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य, वस्तु विन्यास की विशृंखलता, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मानकर चलने लगे। छायावाद नाम आ जाने से बहुत से कवि क्या करने लगे? उन्होंने रहस्यात्मकता, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य, जो अभिव्यंजना की लाक्षणिक विचित्रता थी उसको, वस्तु विन्यास की विशृंखलता, चित्रमयी भाषा जो प्रयोग की जाती थी, और मधुमयी कल्पना जो छायावाद की प्रवृत्तियों में आते हैं, इन्हीं सबको साहित्य का साध्य मानकर चलने लगे।
शैली की इन विशेषताओं की दूरारूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थभूमि के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि न रही। ये एक प्रकार की शैलीगत विशेषताएं हैं। इस शैली की इन्हीं विशेषताओं की दूरारूढ़ साधना में, इन्हीं की साधना में लग जाने के कारण जो काव्य की अर्थभूमि थी उसका विस्तार न हो सका, उसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं गई। तो विवाह पक्ष या तो शून्य अथवा अनिर्दिष्ट रह गया। इस प्रकार प्रसरणोन्मुख काव्य क्षेत्र बहुत कुछ संकुचित हो गया। विवाह पक्ष या तो शून्य अथवा अनिर्दिष्ट रह गया। तो जो विवाह पक्ष था, एक भाव पक्ष था, उस पर तो काम होता रहा, परंतु जो विवाह पक्ष था उसकी वो शून्य रह गया और अनिर्दिष्ट रह गया, उसका विस्तार नहीं हो पाया। इस प्रकार प्रसरणोन्मुख काव्य क्षेत्र था जिसका प्रसार होना चाहिए था, प्रसार की ओर जो उन्मुख हो रहा था, वो रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविताएं, इनका साहित्य बीच में आ जाने से छायावाद नाम का एक वाद आया, उसी ओर कविताएं होने लगी। तो जो स्वतंत्र रूप से मैथिली चरण गुप्त और मुकुटधर पांडे द्वारा जो स्वच्छंद काव्यधारा चलाई जा रही थी, जो प्रसार की ओर अग्रसर थी, वो बाधित हो गई और संकुचित हो गई। असीम और अज्ञात प्रियतम के प्रति अत्यंत चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार के प्रेमोद्गारों तक ही काव्य की गतिविधि प्रायः बंध गई। अब जो स्वच्छंद काव्यधारा विकसित होने जा रही थी, वो असीम और अज्ञात प्रियतम के प्रति चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार के प्रेमोद्गार कविताओं में होने लगे और विभिन्न प्रकार की चित्रमयी भाषा का प्रयोग होने लगा। इससे काव्य की जो गतिविधि थी, जो प्रसार था, वो बंध गया। कृतंत्री की झनकार, नीरव संदेश, अभिसार, अनंत प्रतीक्षा, प्रीतम का दबे पांव आना, आंख मचौली, मद में झूमना, विभोर होना इत्यादि के साथ साथ शराब, प्याला, साकी आदि सूफी कवियों के पुराने सामान भी इकट्ठे किए गए। धीरे धीरे उसमें जब आप छायावादी काव्य पढ़ते हैं तो इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। नीरव संदेश, अभिसार, अनंत प्रतीक्षा, प्रीतम का आना, ये मद में झूमना, इस प्रकार ये सब कविता में समाहित हो गया। और जो प्याला, साकी, शराब आदि था, ये भी सूफी कवियों का जो पुराना सामान था, वो भी यहाँ पर कविता में समाहित कर लिया गया, सम्मिलित कर लिया गया। कुछ हेर फेर के साथ वही बंधी पदावली, वेदना का वही प्रकांड प्रदर्शन कुछ विशृंखलता के साथ प्रायः सब कविताओं में मिलने लगा। अब कुछ हेर फेर के साथ, कुछ थोड़े बहुत बदलाव के साथ लगभग सभी कवि इसी प्रकार की कविताएं करने लगे। अज्ञेय और अव्यक्त को अज्ञेय और अव्यक्त ही रखकर काम वासना के शब्दों में प्रेम व्यंजना भारतीय काव्यधारा में कभी नहीं चली। अज्ञेय और अव्यक्त को अज्ञेय ही, जो अज्ञेय है, जिसका पता नहीं है, और जो अव्यक्त है, जिसको व्यक्त नहीं किया गया है, उसको वैसे का वैसा ही रखकर काम वासना के शब्दों में प्रेम व्यंजना भारतीय काव्यधारा में कभी नहीं चली। ये स्पष्ट बात हमारे यहाँ यह भी था, वह भी था कि प्रवृत्ति वालों को अच्छी नहीं लगती। जो ये मानते हैं कि हमारे यहाँ साहित्य में ये भी था, वह भी था, तो उनको प्रवृत्ति वालों को इस प्रकार की बात अच्छी नहीं लगती कि हमारे वहाँ इस प्रकार की प्रेम की व्यंजना कभी नहीं हुई थी। इससे खिन्न होकर वे उपनिषद से लेकर तंत्र और योग मार्ग तक की दौड़ लगाते हैं। इससे खिन्न होकर जब ये कहा जाता है तो इससे वे खिन्न हो जाते हैं, तो वे उपनिषद से लेकर तंत्र योग मार्ग तक की दौड़ लगा के इस प्रकार का उदाहरण ढूंढने का प्रयास करते हैं। उपनिषद में आए हुए आत्मा के पूर्ण आनंद स्वरूप के निर्देश, ब्रह्मानंद की अपरिमेयता को समझाने के लिए स्त्री पुरुष संबंध वाले दृष्टांत या उपमाएं, योग के सहस दल कमल आदि की भावना के बीच से बड़े संतोष के साथ उद्धृत करते हैं। अब वे उससे किसी न किसी प्रकार उपनिषद में आए हुए जो इस कविता से संबंध बनाने के लिए, उससे उसकी रिलेशन दिखाने के लिए उपनिषद में आए हुए आत्मा के पूर्ण आनंद स्वरूप निर्देश, ब्रह्मानंद की अपरिमेयता आदि को समझाने के लिए ये स्त्री पुरुष वाले संबंध के जो दृष्टांत हैं, उपमाएं हैं, वे देने लगते हैं। सहस दल कमल आदि की भावना के बीच बड़े संतोष के साथ उद्धृत करने लगते हैं। उनका पूरी तरह से मानना है कि ये हमेशा से भारतीय साहित्य में रहा है, ये भारतीय साहित्य का ही हिस्सा है। यह सब करने से पहले उन्हें समझना चाहिए कि जो बात ऊपर कही गई है उसका तात्पर्य क्या है। उनको समझना चाहिए कि जो बात कही जा रही है, कही गई है ऊपर, उसका तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ क्या है। ये कौन कहता है कि मत मतांतरों की साधना के क्षेत्र में रहस्य मार्ग नहीं चले। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि भारतीय साहित्य में रहस्य की भावना नहीं रही है। योग रहस्य मार्ग है, तंत्र रहस्य मार्ग है, रसायन भी रहस्य मार्ग है, पर ये सब साधनात्मक हैं। पर ये जो जितने भी रहस्यवाद हैं, ये सब साधनात्मक हैं।
प्रकृत भावभूमि या काव्य भूमि के भीतर चले हुए मार्ग नहीं हैं। ये भाव भूमि या काव्य भूमि के भीतर चले हुए मार्ग नहीं है। ये मार्ग भारत में रहे तो हैं, परंतु ये साधनात्मक मार्ग हैं, वो रहस्य मार्ग हैं जिनकी साधना की गई है। ये प्रकृत भावभूमि, ये भाव भूमि पर रहने वाले रहस्यवाद नहीं है, भावधारा में बहने वाला रहस्यवाद नहीं है, और न ये काव्य भूमि के भीतर चला हुआ रहस्य मार्ग है। भारतीय परंपरा का कोई कवि मणिपुर, अनाहत आदि के चक्रों को लेकर तरह तरह के रंगमहल बनाने में प्रवृत्त नहीं हुआ। यदि रहस्यवाद था तो कोई कवि ने मणिपुर, अनाहत आदि चक्रों को लेकर तरह तरह के रंगमहल या कल्पनाएं नहीं की हैं। अर्थात हमारे वहाँ रहस्यवाद था, लेकिन साधनात्मक रूप में रहा है। भारतीय काव्यधारा में भाव भूमि या काव्य भूमि के भीतर रहस्यवाद नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे देखिए अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा जो हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि ये पूरी सीरीज़ आप देख पाएँ और इसके अतिरिक्त चैनल पर आने वाले और अध्ययन संबंधी वीडियोज़ भी आपको मिल पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।